वेलकम बैक। देखिए, आगे कंटिन्यू करते हैं अपना डिनामिक्स को। ठीक है, तो इसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम आ रहा है। तो क्या है थ्योरम? इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। यानी सेंट्रल ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। पहले स्टेटमेंट देख लीजिए। क्या है? ए पार्टिकल मूव ए पार्टिकल यहाँ से इस हटा दीजिएगा। ठीक है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन विथ एन एक्सीलरेशन। क्या लिखा हुआ है ये तो एन है, विथ एन एक्सीलरेशन। ठीक है, पूरा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एक्सीलरेशन शॉर्ट में लिखा हुआ है। विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू ए फिक्स्ड पॉइंट ओ इन द प्लेन। ठीक है, टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ। ओके, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है, जिसमें पार्टिकल जब मूव करता है तो उस हमेशा जो है एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ क्या रहता है, वो डायरेक्टेड रहता है। ठीक है ना? तो इसी का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। देखते हैं प्रूफ। देखिए, लेट ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन विथ एक्सीलरेशन p। एक्सीलरेशन जो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग एक्सीलरेशन सपोज करेंगे, तो ये सब जो टर्म्स है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हम लोग ले रहे हैं p वेक्टर। ठीक है ना? which is always directed to a fixed point O in the plane। ठीक है, let O as a pole। O को हम लोग क्या मान लेते हैं? पोल मान लेते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है। सपोज करते हैं कि ओ एक्स जो है हमारा वो इनिशियल लाइन है। ठीक है, ओ एक्स बी द इनिशियल लाइन एंड आर थीटा द पोलर कोऑर्डिनेट। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट को आर लिखिएगा और थीटा लिखिएगा। ठीक है ना? ऐसे, ओके। आर थीटा and r theta the polar coordinate of position p of a particle। तो ये छोटा p है। ठीक है ना? तो ये जो हम लोग का p है, ये पोजीशन है पार्टिकल का। p r थीटा इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और जो फोर्स है जो टुवर्ड द पोल हमेशा लगेगा या सेंटर की तरफ, वो है आपका कैपिटल p वेक्टर। ठीक है, अच्छा। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r वेक्टर है। और आप सेमेस्टर 1 से जानते आ रहे हैं कि इस पर अगर हम लोग कोई टेंजेंट डालेंगे, जैसे ये लाइन जो है मेरा क्या है, ये मेरा टेंजेंट है। ठीक है ना? ये जो टेंजेंट है, ये इस रेडियस वेक्टर से, ये तो आपका टेंजेंट है। ये सब जो पोलर कर्व में आप पहले से जानते हैं, टेंजेंट। ठीक है, ये हम लोगों का रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। ठीक है, और ये जो है ये एंगल हम लोग का फाई होता है, ये थीटा होता है। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर लेंथ होता है फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर लेंथ है। ठीक है, ओके। इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है p इज इक्वल टू आर साइन फाइव। ठीक है ना? अगर हम लोग क्या लेते हैं, तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि यहाँ पे o से लेकर के b p तक का जो रेडियस वेक्टर है वो r वेक्टर है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये सब हम लोग पहले से जानते हैं। अब आइए हम लोग इस पे कुछ कुछ काम करेंगे। देखिए, पोलर कर्व क्या होता है? ठीक है, इन पोलर कर्व देयर आर टू एक्सेलरेशन। आपको मालूम है इस तरह का पोलर कर्व में दो एक्सेलरेशन होता है। एक होता है हमारा रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, टू जो आपका क्या होता है, एलोंग द रेडियस होता है। ठीक है ना? तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको हम लोग ए आर से डिनोट करते हैं, आर फॉर रेडियल। और इसका वैल्यू आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है ना? ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। ओके, अच्छा। सेकंड जो होता है वो होता है हमारा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ठीक है, तो जो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन है इसको हम लोग एटी से डिनोट करते हैं, टी फॉर ट्रांसवर्स। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, 1/r डी बाई डी टी। ठीक है, थीटा डॉट आर स्क्वायर। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ऊपर का मेरा वीडियो जो है डिनामिक्स पार्ट 1 वाला, उसमें सब ये सब समझाया हुआ है। ठीक है, अच्छा। अब देखिए सेंट्रल ऑर्बिट में क्या है, तो सेंट्रल ऑर्बिट में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ए आर है, यानी जो हमारा रेडियल एक्सीलरेशन है, ठीक है, वो क्या है, वो ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर है, और उसका वैल्यू क्या है, पी है। ठीक है ना? तो माइनस पी लगेगा, इसलिए कि जो रेडियल एक्सीलरेशन होता है, जैसे देखिए मान लीजिए पार्टिकल मेरा यहाँ पे है। ठीक है,
तो जो रेडियल एक्सीलरेशन है वो ये हो गया आपका ए आर, ठीक है। और चूंकि हम हमेशा ये टूवर्ड द सेंटर अप्लाई हो रहा है सेंट्रल ऑर्बिट के केस में, तो ये पी वेक्टर है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ए आर इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर। अच्छा, अब ए आर इज इक्वल टू अगर माइनस पी वेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड सिर्फ निकाल लें तो ये लिख सकते हैं कि ए आर का वैल्यू क्या होगा, माइनस पी के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अब ए आर का वैल्यू क्या है, तो देखिए ये ए आर का वैल्यू है, इधर माइनस पी हो गया, ठीक है ना। Also there is no acceleration along transverse, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि हम लोग तो पोलर कोऑर्डिनेट का लिखे थे, लेकिन सेंट्रल ऑर्बिट के केस में, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या, सेंट्रल ऑर्बिट, तो सेंट्रल ऑर्बिट में आपको पता है जो फोर्स होता है टोटल यही होता है, ठीक है ना, जो भी फोर्स होता है। ट्रांसवर्स में जो है, मतलब कि अलोंग द टेंजेंट, ये क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है हम लोगों का ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन वाला, एटी, एटी हमारा जीरो होगा, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू है ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो है, इसको आप देखिए अच्छे से, आर को क्रॉस करेंगे तो बचेगा क्या कि आर स्क्वायर थीटा डॉट का डेरिवेटिव जीरो है, यानी ये क्या होगा आपका, ये होगा हमारा कांस्टेंट, ठीक है। और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग एच लेते हैं, ठीक है, ये एच है, तो ये एच हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, हम लोग करते थे पोलर कोऑर्डिनेट में, आर का वैल्यू अगर 1/u रख देते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग रखते थे पहले सेमेस्टर 1 में, तो थीटा डॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच यू स्क्वायर, ठीक है। ये सब आपको पहले से फैमिलियर है, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए आप, चलिए ठीक है, कहाँ तक आ गए हम लोग, चलो ओके। तो अब देखिए, तो क्या आया ऊपर से ये भी देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आ गया है आपका थीटा डॉट इज इक्वल टू एच यू स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या आ गया है, देयरफॉर हम लोगों का आ गया है थीटा डॉट इज इक्वल टू एच यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन हम लोगों का 2 बन चुका है ना, इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि हम लोगों का आर 1/u है, तो हम अगर डी आर बाई डी टी निकालें डिफ्रेंशिएशन करके, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डी यू बाई डी टी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको डी थीटा बाई डी टी ये आपको मालूम है, ये कितना होता है। तो हम लोग इक्वेशन 2 में देखे थे कि डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू क्या था, हमारा था एच यू स्क्वायर, ठीक है। कैसे, देखिए यहीं पे है, थीटा डॉट हमारा क्या था, एच यू स्क्वायर था, और थीटा डॉट को क्या बोलते हैं, डी थीटा बाई डी टी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब ये यू स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, तो आपका ये बच रहा है। इसका एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, माइनस एच डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये फिर आपका यहाँ पे थीटा डॉट, ध्यान दीजिएगा ना, क्यों, क्योंकि देखिए जब आप टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा, माइनस एच तो कांस्टेंट है, डी यू बाई डी थीटा का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इनटू होगा आपका डी थीटा बाई डी टी। ये जो डी थीटा बाई डी टी है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा डॉट बोलते हैं, ठीक है। तो ये लगेगा, इसका जो वैल्यू है, फिर से इक्वेशन 2 से क्या था वैल्यू, एच थीटा डॉट इक्वल टू एच यू स्क्वायर, इसको यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू आ गया, तो ये हमको मिल गया इक्वेशन 3, ठीक है। हमको आर का टी के रिस्पेक्ट में डबल ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये जो हम लोगों का निकला है, ओके, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 और 3 का वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या था, तो इक्वेशन 1 हम लोग देखे थे ऊपर में कि इक्वेशन 1 जो है हम लोगों का वो था, ठीक है, डी आर बाई डी टी का स्क्वायर माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस पी। ये था हम लोगों का इक्वेशन 1। यहाँ पे डालेंगे तो देखिए इक्वेशन 3 का ये वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक है। थीटा डॉट का वैल्यू हम लोगों का ये एच यू स्क्वायर यहाँ पे डालेंगे, और आर हम लोग का क्या है, 1/u है, इसको भी डाल देंगे, ठीक है। डाल करके इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है।
जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए देखिए जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमको ये इक्वेशन आएगा, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेने से ये इक्वेशन आ जाएगा, और एच स्क्वायर यू स्क्वायर को डिवाइड कर देने से ये आ जाता है। तो ये जो हमको मिला है, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बार आया हुआ है ये कब कब एग्जाम में। कभी कभार सिर्फ इसका वैल्यू पूछता है और कभी कभार इसको पूरा प्रूफ करने के लिए बोलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको भी इसको जो है अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। तो यही जो है क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट कहलाता है, ठीक है, इन पोलर फॉर्म, ठीक है, रिफर टू द सेंटर ऑफ रिफर टू द सेंटर, ठीक है, ऑफ फोर्स एज पोल, ठीक है, मतलब हम लोग जो सेंटर ऑफ फोर्स है उसको हम लोग पोल लेकर के जो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं तो वो हमको यही मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, ज्यादा कोई मुश्किल था नहीं, ठीक है, थोड़ा तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ठीक है, पेडल फॉर्म, ठीक है, ये पेडल फॉर्म लिखा हुआ है, एक्चुअली इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, पेडल फॉर्म होता है, ये ई होता है, ठीक है ना, पेडल फॉर्म बहुत फेमस है, आपने पढ़ा हुआ होगा, पेडल फॉर्म भी हम लोग जो है सेमेस्टर 1 में पढ़े थे, याद होगा आपको, ठीक है। तो पेडल फॉर्म से डिफरेंशियल के पेडल फॉर्म में अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि पोलर फॉर्म में अगर है तो उसको आप पेडल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक रिजल्ट यूज करना पड़ता है, क्या है, देखिए हम लोग पढ़े थे, अभी हम आपको फिगर में भी दिखाए थे कि कोई भी अगर मेरा इस तरह का पोलर कर्व है, ठीक है, और ये मेरा पोल है, तो जब हम इस पे कोई टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, किसी पॉइंट पे, मान लीजिए मेरा पॉइंट आर थीटा है, ठीक है, तो हम लोग ये देखे थे कि ये जो जब हम इसको मिलाते हैं पोल से, ठीक है, से हम लोग पोल से मिला दी है ना, तो पोल से मिलाने के बाद ये एंगल आपका क्या हो जाता है, फाई हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इनिशियल एक्सिस की बात करें तो ये इनिशियल एक्सिस है, तो ये हमारा साई होता है, ठीक है, ओके, ये हमारा साई हो जाता है। और ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल हम क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं, ठीक है ना, ओके, ये हमारा फिर साई हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर सपोज कीजिए मेरा जो ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, सपोज करते हैं ये मेरा परपेंडिकुलर है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं फ्रॉम पोल, ठीक है, सपोज करते हैं ये मेरा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको भी पी बोला जाता है, ठीक है ना, पी फॉर परपेंडिकुलर। तो ये जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है पी इक्वल टू आर साइन फाइव, ठीक है। तो अगर पी आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन अपॉन दी टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी, देन क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है आर साइन फाइव, ठीक है, ये आप पहले से जानते हैं, ओके। अच्छा, और इसको अगर हम लोग 1/p² करके लिखे तो ये लिखेंगे, ठीक है ना, 1/p करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, और साइन फाइव का 1 करेंगे तो कॉसेक फाइव होगा, ठीक है ना। अब स्क्वायर लगा देने से ये p², ये r², ये कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब कॉसेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर फाइव, तो ये रिजल्ट आपको भी मिल जाएगा इक्वेशन 1 वाला, ठीक है। फिर जो फेमस रिजल्ट है tan फाई इज इक्वल टू r d थीटा बाई डी आर, ये तो काफी इंपॉर्टेंट आपने याद किया हुआ है, ठीक है, ये है, तो इसका हम लोग यूज करेंगे। और tan फाई का वैल्यू अगर ये है तो cot फाई क्या हो जाएगा, cot फाई इसका उल्टा हो जाएगा, यानी डी आर बाई आर डी थीटा। तो इसका वैल्यू को आप cot फाई के प्लेस पे पुटअप कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोगों को जो एक रिजल्ट मिलता है वो ये है, ये भी आप सेमेस्टर 1 में देखे थे, ठीक है ना, ये सब हम लोग जो है पोलर फॉर्म का पेडल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो जो जरूरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए पेडल फॉर्म है ना, तो पेडल फॉर्म में क्या होता है कि जो भी आपका फॉर्मूला लिखा जाएगा
तो वो लिखा जाएगा पी और आर के टर्म में, ठीक है। ये हम आपको बताए थे ना, यहाँ पी आपका क्या है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये पी, और आर क्या होता है, आर होता है ये मेरा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये होता है पेडल। और अगर आर और थीटा में लिखा जाएगा तो ये क्या होता है, ये होता है पोलर, ठीक है ना। ये सब आप बेसिक चीज जानते हैं पहले से, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग को पी और आर में इक्वेशन लाना ही आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे लाएंगे देखिए, तो देखिए, चूंकि हम लोगों का आर क्या होता है, 1/u होता है, डी आर बाई डी थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू को ये जो इक्वेशन था ऊपर में वहां पे डाल दीजिए, डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू डालने से देखिए आपका ये आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो दोनों तरफ जब हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाता है देखिए, 1/p² का -2/p³ हो जाएगा डी पी बाई डी थीटा, इसका 2du/d थीटा इंटू d2u/d थीटा² प्लस u² का 2u/du/d थीटा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये टर्म हमारा कॉमन निकलेगा, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो जो ऊपर में हम लोग का रिजल्ट आया था वो रिजल्ट हमको यूज करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन का क्या था रिजल्ट, कि u प्लस d2u/d थीटा² इज इक्वल टू क्या होता है, p/h²u², ठीक है। ये हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन था सेंट्रल ऑर्बिट का। तो ये सेंट्रल फोर्स का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू यूज कर लेंगे, ये h² है, ये u² है, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग यूज कर लेते हैं तो हम लोग देखिए क्या हम लोगों को मिलेगा। देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा, सिंप्लीफाई करने से हम लोगों को यहाँ से आपको दिख रहा है, ठीक है। इधर आ जाएगा ये, ठीक है, इक्वल टू ये -1/r² dr/d थीटा प्लस इंटू दिस वन, ठीक है। इधर भी माइनस में है। तो फिर इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे r² को कैंसिल करते हैं तो फिर ये मिलेगा। फिर यहाँ जो हमको वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है p इज इक्वल टू h²/p³, ठीक है, dp/dr। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा मिलना नहीं चाहिए ना, दोनों को हमको अलग अलग रखना है, ठीक है। दोनों को दोनों को अलग अलग रखना है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों दो तरह का पी है तो दोनों पी तो एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो एक जो पी है हम लोगों का वो कौन है, तो वो है, एक को कैपिटल कर लीजिएगा, एक को स्मॉल कर लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये वाला स्मॉल है, ठीक है, h²/p³ ये हम लोगों का स्मॉल p³ है, ठीक है ना। और ये जो है ये हमारा कैपिटल पी है, कैपिटल पी, ठीक है। तो एक को कैपिटल पी लेके चलिएगा, एक को स्मॉल पी दीजिएगा, ठीक है, ओके। अच्छा अब ये देख लीजिए कि ये जो था हम लोगों का डीपी बाई जो डी आर आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने लेंथ को जो हमारा परपेंडिकुलर लेंथ है, ठीक है, उसी को डिफ्रेंशिएट किया है। तो ये याद रखिएगा कि जो डेरिवेटिव बन रहा है वो भी आपका स्मॉल पी का बनता है, ठीक है ना। दिस इज dp/dr, ये स्मॉल पी है, ये भी स्मॉल पी है, ये हमारा कैपिटल पी होगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है, ये भी हमारा स्मॉल पी है, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपका फोर्स है, ठीक है। और ये जो है हमारा स्मॉल पी, ये हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। और आर तो आपको पता है। तो अब देखिए चूंकि सिर्फ पी और आर के फॉर्म में आ गया है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेडल फॉर्म, ठीक है। अच्छा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको रिजल्ट को याद कर लेना है। अब देखिए कुछ कुछ जो रिजल्ट यूज होने वाला है, ठीक है, सेंट्रल ऑर्बिट के केस में। उसमें देखिए पहला ये चीज है कि इन ए सेंट्रल ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इज कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, तो देखिए एंगुलर मोमेंटम होता है हम लोगों का mvr, ठीक है। और v का वैल्यू अगर हम लोग आर डब्ल्यू यानी आर थीटा डॉट पुट कर दें, ठीक है,
कि डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू होता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो थीटा डॉट होता है ना। तो थीटा डॉट भी का वैल्यू अगर हम लोग आर थीटा डॉट लगा दें तो ये आ जाएगा एम आर थीटा डॉट, यहाँ पे लगा दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है, क्लियर है। तो सेंट्रल ऑर्बिट के केस में जो एंगुलर मोमेंटम होगा तो वो भी आपको पहले से अच्छे से करके याद कर लेना है, ठीक है। तो सेंट्रल ऑर्बिट में क्या होता है कि आर स्क्वायर थीटा डॉट को आप एच लिखते हैं, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो इसका यूज करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा एम एच, और एम तो आपका मास है, वो तो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सेंट्रल ऑर्बिट के केस में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहता है, यानी कंजर्व रहता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। ये भी एक आपके लिए रिजल्ट है, हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे और कैपिटल एल से डिनोट कर रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट है, ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ये तो आप पहले से जानते हो ना कि भाई रेडियल और क्या, रेडियल एक्सीलरेशन होता है ए आर इज इक्वल टू दिस वन, और ट्रांसवर्स ए टी इक्वल टू दिस वन, ठीक है, ये पहले से आपको मालूम है, ठीक है। ये फिगर आपको मैं समझा चुका तो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला कई बार पूछता है तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं इसके बाद हम लोग, चलो चलिए इसके बाद है, ठीक है, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया, ठीक है। जो सेक्टोरियल एरिया होता है ना, उसका रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे कि जैसे आपको पता है सेक्टोरियल एरिया क्या होता है ना। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्लेनेट है, ठीक है, वो आपका घूम रहा है ऑर्बिट में, ठीक है, और पहले इसका इनिशियल पोजीशन ये था, सपोज करते हैं ये मेरा सन है, ठीक है, और थोड़ा देर में इसका पोजीशन क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे। तो सपोज कीजिए स्टार्टिंग में यहाँ था और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो बीच में जो जो सेक्शन बना है, इसका जो एरिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टोरियल एरिया बना बोलते हैं, ठीक है। तो इस सेक्टोरियल एरिया को जो फॉर्म किया जाएगा तो उसका भी एक रेट होता है ना, कि कोई स्लो फॉर्म करेगा, कोई फास्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो हम लोग उसी को देखेंगे, तो देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए इन every central orbit the sectorial area traced by radius vector to the center of force increases uniformly per unit time, ठीक है। जाहिर सी बात है चूंकि वो जो मूव करता है तो आपको पता है कि जैसे जैसे चूंकि और जो ऑर्बिट होता है वो हमारा इलिप्टिकल होता है, ठीक है ना, तो वेलोसिटी और टाइम इस टाइप से होता है कि ये एक रिजल्ट है, याद रखना है आपको कि हर टाइम में जो सेक्टोरियल एरिया फॉर्म किया जाएगा इस तरह का, वो क्या होगा आपका यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगा, ठीक है ना। वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा बल्कि एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हैं दैट इज द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू h/2। ये एक रिजल्ट है, ठीक है, इस रिजल्ट को भी याद रखना है आपको, रिजल्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, फिर रिजल्ट से क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे, ठीक है। तो जो रेट होता है वो क्या होता है, वो होता है h/2, और ये कांस्टेंट आपको दिख रहा है, ठीक है। आइए हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं, ओके। चलिए देखिए, सपोज करते हैं कि वो मेरा पोल है, जैसा दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, और वो एक इनिशियल लाइन है, इनिशियली पॉइंट यहाँ पे है पार्टिकल और फिर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। तो पी आर थीटा और क्यू आर प्लस बी आर थीटा प्लस डी थीटा बी द पोजिशन, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम टी एंड टी प्लस डी टी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब टी टाइम में पार्टिकल आपका यहाँ पे है मान लेते हैं, और टी प्लस डी टी टाइम में पार्टिकल आपका यहाँ पे आ गया, क्यू पे आ गया।
तो जो एरिया, जो सेक्टोरियल एरिया फॉर्म हो रहा है वो यही वाला है, ठीक है। ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये मेरा डी थीटा होगा, ठीक है, दिख रहा है जैसा आपको। ओके। अच्छा, ये अगर आर है, ओ से लेके पी तक, ये अगर हमारा आर है, तो चूंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, आर प्लस डी आर, तो ये हो जाएगा आर प्लस डी आर, ठीक है, ये थीटा प्लस डी थीटा। अब हम लोग पी से एम एक परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फिगर को अच्छे से समझिएगा। चलिए मैं नीचे दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, यहीं पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्यू है मेरा, ठीक है, और मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पी से परपेंडिकुलर डाल दिया। ऐसा डालने से पहले तो ये बेनिफिट होगा, समझ लीजिए बात को, जैसे मान लिया ऐसा है, ठीक है। ऐसा डालने से पहले ये बेनिफिट होगा कि पहले ये लेंथ आपका इक्वल हो जाएगा, तो अगर ये आर है तो ये भी आर है, ठीक है। तो अब ये जो लेंथ बचा, ये बचा आपका डी आर, क्योंकि ये टोटल क्या होता है, टोटल आपका आर प्लस डी आर होता है, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये अगर परपेंडिकुलर है मेरा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अब ये आर है, ये है आपका डी थीटा, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो ये हो जाएगा हमारा आर डी थीटा, ठीक है। क्योंकि आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हम पहले बताए थे आपको, एंगल इंटू रेडियस, ठीक है ना। तो एंगल थीटा है, आर रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल आपका डी थीटा है, तो डी थीटा इंटू आर, यानी आर इंटू डी थीटा, ठीक है, ये लिखेंगे। तो ये बात समझ लेना है, ये आपका क्यू है, ठीक है ना। तो इसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे अब बस एक छोटा सा काम है जो हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। देखिए, एरिया ट्रेस्ड बाई, एरिया ट्रेस्ड, ठीक है, ट्रेस्ड बाई ऑब्जेक्ट इन टाइम डी टी का फॉर्मूला क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है। और एरिया क्या होता है, तो चूंकि ये आप देख रहे हैं कि बहुत छोटा ट्रायंगल है, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये किसमें बन रहा है, ये बन रहा है आपका डी टी टाइम में। और डी टी टाइम क्या होता है, बहुत छोटा टाइम होता है। तो ऐसे केस में हम लोग इस एरिया, इसको क्या मान लेते हैं, हम लोग इसको मान लेते हैं 90 डिग्री का, मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/2, ठीक है, बेस। तो हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल मान रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग दोनों को 90 डिग्री लेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटा टाइम है, ठीक है। तो हम लोग हाइट ले लेंगे इसको, आर प्लस डी आर को, ये मेरा हाइट हो जाएगा, आर प्लस डी आर, और इंटू बेस, इसको हम लोग बेस ले लेंगे, इसका वैल्यू क्या है, आर डी थीटा। ये आपको पहले से पता ही सब तरीका, यहाँ पे यही लिया गया है, ठीक है ना। ओके, अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, ठीक है, स्मॉल एरिया इन स्मॉल टाइम डी टी। यहाँ पे जो हायर ऑर्डर जो मतलब कि डी थीटा इंटू डी आर है, इसको हम लोग नेग्लिजिबल करते हैं, पता है आपको, चूंकि दोनों जो है वो जीरो को टेंड करता है, बहुत छोटा वैल्यू है, तो दोनों का प्रोडक्ट और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, सिर्फ आर डी थीटा का आर के साथ में होगा, ठीक है ना, डी आर वाला हम लोग हटा देंगे। अब देखिए, अगर ये मेरा स्मॉल एरिया है, तो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी ए बाई डी टी, यानी आप टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो चलिए टी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देखिए, तो टी के रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब आर स्क्वायर थीटा डॉट क्या होता है हम लोगों का, तो हम लोगों का आर स्क्वायर थीटा डॉट एच होता है, एक कांस्टेंट, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से बस इसको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद कुछ कुछ जो डेफिनेशन वगैरह है, वो बस हम लोगों को थोड़ा रिकॉल कर लेना है डेफिनेशन वगैरह। जैसे एक है हमारा क्या, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, कभी कभार ये डेफिनेशन कोई देता है, ठीक है ना। तो सेंट्रल ऑर्बिट में, इन ए सेंट्रल ऑर्बिट, लीनियर वेलोसिटी वेरीज इनवर्सली as the perpendicular from the center upon the tangent to the pole, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, स्मॉल पी की बात कर रहा हूँ, स्मॉल पी इज इक्वल टू आर साइन फाइव। तो जो लीनियर वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/p का, ये आपको जानना है, ठीक है ना। ओके, तो अब इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे फिगर वगैरह तो आपको पहले से मालूम है, ठीक है, इसे देखिए।
हम लोग ये जानते हैं कि क्या होता है, आर स्क्वायर थीटा डॉट हमारा एच होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी को आप ऐसे लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी एस, ठीक है, इंटू डी एस बाई डी टी। अब देखिए आर डी थीटा बाई डी एस, इसको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। तो आर इंटू आर डी थीटा बाई डी एस, तो क्या बच जाएगा, डी एस बाई डी टी इक्वल टू एच। अब देखिए आर डी थीटा बाई डी एस ये क्या है, तो ये हम लोग देखेंगे तो यही हमारा साइन फाई होता है ना, ठीक है। साइन फाई का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, आर डी थीटा बाई डी एस आएगा, ठीक है। वेयर फाई क्या है, एंगल ऑफ द टेंजेंट टू द रेडियस वेक्टर है, ठीक है, ओके। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ क्या होता है, टेन फाई क्या होता है। टेन फाई ही हम लोगों का मेन है, ये होता है आर डी थीटा बाई डी आर, ये होता है ना, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, साइन फाई का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या आ जाता है, तो ये आ जाता है आर डी थीटा बाई डी एस, और कॉस फाई का लिखते हैं तो क्या आता है, डी आर बाई डी एस। तो ये रिजल्ट हम लोग काफी पहले से जान रहे हैं, तो यहाँ पे वही बात लिखा हूं मैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग साइन फाई को इससे रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे अब देखिए क्या आ जाएगा, ये आर साइन फाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसके प्लेस पे। और हम लोगों का क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा हम लोगों का डी एस बाई डी टी, ठीक है, ये बच जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, एच, है ना, एक आर जो था वो आर आपका यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए अब आर साइन फाई क्या होता है, ये स्मॉल पी है, ठीक है, क्योंकि पी इज इक्वल टू आर साइन फाई होता है। और डी एस बाई डी टी यही हमारा क्या होता है, लिनियर वेलोसिटी होता है, भी वेलोसिटी भी, ठीक है। और इधर आपका एच, तो भी इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, एच बाई पी, यानी भी क्या है आपका प्रोपोर्शनल टू वन बाई पी है, दैट मीन्स भी आपका पी के इनवर्सली वेरी करेगा, ठीक है, स्मॉल पी, है ना, यहाँ पे स्मॉल पी वगैरह आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। चलो तो ये भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ कुछ रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया गया है, तो सब रिजल्ट को भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए पहले तो ये देखिए कि सिंस जो स्मॉल पी होता है, यानी हमारा क्या होता है, ये होता है आर साइन फाइव, ठीक है। वन बाई पी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर वन बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर फाइव होगा तो उसको हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर फाइव, ठीक है। अच्छा टेन फाइव क्या होता है, आर थीटा बाई डी आर। इस सारा ये सब रिजल्ट है, सब रिजल्ट को एक करते जाइए, एक इसको याद कर लीजिए, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, इसका सब रिजल्ट आपको काम आएगा, इसको याद रखिए, ठीक है। फिर ये जो रिजल्ट होता है नंबर फोर, इसको भी याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग वन बाई आर को, क्योंकि कुछ भी रिजल्ट आपको अगर प्रूफ करने के लिए दे देगा ना, तो आपको कैसे प्रूफ करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए फिर ये जो है हम लोगों का, जैसे अगर हम वन बाई आर को अगर हम यू ले लेते हैं तो फिर ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो भी है वो क्या होता है, तो वो हम लोगों का होता है एच बाई पी। तो अगर हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, ये स्मॉल पी ही है, तो ये भी बाई एच स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो भी स्क्वायर का वैल्यू एक ये भी होता है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। और ये सब रिजल्ट आपको देखिए कभी कभार पूछा है तो आपको बता देना है, ठीक है ना, इस तरीके से इसका यूज भी करेंगे। चलिए आगे थ्योरम में बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम लोगों का जो आ रहा है वो एक थ्योरम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आया हुआ थ्योरम है। क्या है, आपको देखना है, ए पार्टिकल मूव्स इन एन इलिप्स अंडर ए फोर्स which is always directed
टूवर्ड्स इट्स फोकस, टू फाइंड, ठीक है। फाइंड करना है लॉ ऑफ फोर्स, यानी आपको पी का वैल्यू बताना है, कैपिटल पी का, ठीक है। दूसरा वेलोसिटी, ये क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। और नंबर 3 बताना है आपको पीरियोडिक टाइम, ठीक है। ये एक बेसिक रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए, निकालने आना चाहिए इलिप्स के केस में, क्योंकि हमको पता है कि जो सेंट्रल और ऑर्बिट है हमारा, वो क्या होता है, वो हमारा इलिप्टिकल होता है, ठीक है ना। क्योंकि सेंट्रल और ऑर्बिट आपका इलिप्टिकल होता है, इसलिए इलिप्स के केस में हमको ये सारा चीज आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसके लिए इलिप्स का जो पोलर इक्वेशन है उसका यूज करेंगे। सो वी नो दैट द पोलर इक्वेशन ऑफ इलिप्स रिफर्ड टू इट्स फोकस एस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई इलिप्स है, देखिए ये इस तरह का इलिप्स होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि इलिप्स में दो तरह का फोकस होता है, एक हो गया एस और एक हमारा हो गया एस डैश, ठीक है। तो इसको इसके रेस्पेक्ट में, एस या एस डैश के रेस्पेक्ट में अगर हम पोलर इक्वेशन लिखे तो क्या होगा, वो होता है एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है। ये फोकस है 1 प्लस ई कॉस थीटा, ये आपका इलिप्स का इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 बाई आर को अगर यू लेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे जो u का वैल्यू आ गया है इसको हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो l क्या होता है, l जो होता है हमारा, ये होता है सेमी लेटस रेक्टम, ठीक है। सेमी लेटस रिक्टम होता है, पता है आप लोगों को। तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा इसका वैल्यू, तो सिर्फ ये बचेगा माइनस ई बाई एल साइन थीटा। और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से इसका माइनस ई बाई एल कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब लॉ ऑफ फोर्स जो है, यानी कि जो हम लोगों का एक्सीलरेशन है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ फोर्स है आपका सेंट्रल ऑर्बिट का एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हम लोगों का ये फॉर्मूला हम लोग को पहले से याद है, ये तो फॉर्मूला है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए। u का वैल्यू देखिए, u का वैल्यू ये आया था, ये डाल दीजिए, और d2u बाई डी थीटा का स्क्वायर का वैल्यू ये आया, इसको डाल दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि अगर हम लोग एच स्क्वायर का वैल्यू को म्यू एल मान लें, देखिए एच स्क्वायर क्या होता है, ये एच हमारा कांस्टेंट है और एल भी हमारा कांस्टेंट है। तो हम एच स्क्वायर का वैल्यू कुछ एल के टर्म में ले सकते हैं। तो अगर हम म्यू एल लेते हैं तो यहाँ पे एच स्क्वायर के जगह पे म्यू एल पुट करने से पी हमारा क्या आ जा रहा है, ये कैपिटल पी है, म्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एल आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सेंट्रल जो हमारा फोर्स है या सेंट्रल जो हमारा एक्सीलरेशन है वो क्या है, वो हम लोगों का, ठीक है, जो रेडियस वेक्टर है उसके स्क्वायर के इनवर्सली वेरी कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आ गया, चूंकि म्यू कांस्टेंट है इसको ऐसे लिखेंगे, hence the acceleration is inversely proportional to the square of distance of particle from the focus। ये एक पहला रिजल्ट हुआ, ये सब सारा रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का वेलोसिटी। देखिए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी आपको मालूम है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला में कुछ करना नहीं है, जो वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला है तो उसमें भी हम लोग पुटअप करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल बाई आर 1 प्लस ई कॉस थीटा, ये हमारा इलिप्स का इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से हम लोग 1 बाई आर को अगर यू ले लेंगे तो ये बनेगा डी यू बाई डी थीटा, ये आ जाएगा। अब डी यू बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, पुट कर देंगे, ठीक है। और पुट करने के बाद थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, इसको
सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर दीजिए, करते जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको एक चीज यूज करना पड़ेगा, जैसे देखिए हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो मेरा ये आ जाता है, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, ये भी आपको यूज कर लेना है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं कैलकुलेशन वाली, ये आपको करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हम लोगों ने ये देखा कि L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ये होता है इक्वेशन। तो ई कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, L बाई आर माइनस 1। तो यहाँ पे ई कॉस थीटा को आपको वही करना है, क्या कर देना है, L बाई आर माइनस 1 कर देना है, ठीक है। फिर थोड़ा और इसको आपस में सिंप्लीफाई कीजिएगा, क्लियर है। अच्छा अब देखिए इसेंट्रिसिटी जो होता है हम लोगों का इलिप्स का, ई क्या है, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी जो होता है, इसेंट्रिसिटी यानी ई, तो इलिप्स के केस में, ठीक है, इसेंट्रिसिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, ओके। अच्छा और लेटस रेक्टम क्या होता है, और जो लेटस रेक्टम होता है एल, वो होता है हम लोग का बी स्क्वायर बाई ए। असल में ये सेमी लेटस रेक्टम है, सेमी लेटस रेक्टम। जो पूरा होता है वो होता है हमारा 2b² बाई ए, तो उसका आधा क्या होता है, b² बाई ए। तो एल का वैल्यू b² बाई ए और ई स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस b²बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ई स्क्वायर माइनस 1 बाई एल का वैल्यू निकालेंगे, तो ई स्क्वायर माइनस 1 बाई एल क्या आ जाएगा, देखिए ई स्क्वायर माइनस 1 कीजिएगा तो आपका बचेगा b² बाई ए स्क्वायर, और एल का वैल्यू b²बाई ए, इसको पुट अप कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/a, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ई स्क्वायर माइनस 1/l का, वो क्या आता है, -1/a। यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1/l जो आया है, इसका वैल्यू क्या डाल देंगे, वो डाल देंगे -1/a। तो वी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, तो देखिए h² बाई एल को आप म्यू लेते हैं, इस सारा आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, h² को लेते हैं म्यू एल, ठीक है, यानी h² बाई एल आपका क्या हो गया, वो म्यू हो गया, इसको म्यू लिखा गया। और ये हमारा है 2/r, पहले इसको लिखेंगे -1/a, ठीक है। तो अभी हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा जो है देखना है अच्छे से कि हुआ क्या। तो हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअली जो v² का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, वो 2μ/r से स्मॉलर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये -1/a क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो एक पॉजिटिव वैल्यू को आपने क्या किया है, माइनस किया है, तो डेफिनेटली v² मेरा क्या है, लेस देन है 2μ/r से। तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, हेंस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट डिपेंड ओनली ऑन r, that is distance from focus and independent of direction of motion, ठीक है। तो एक तो ये बात मिला हमको कि v² मेरा 2μ/r से स्मॉलर आएगा, ये हम लोग देख लिया आज, ठीक है। दूसरा ये कि ये जो पूरा रिजल्ट है इसमें आप क्या देख रहे हैं कि सिर्फ r ही पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है। जो टोटल रिजल्ट है वो मेरा r में आ रहा है, ठीक है ना। ये एक दूसरा रिजल्ट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग पीरियोडिक टाइम जो है उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखें पीरियोडिक टाइम। देखिए पीरियोडिक टाइम क्या है, तो इलिप्स के केस में कैसे निकालेंगे, पहले यह देखिए, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, इन ए सेंट्रल ऑर्बिट द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट। ये हम लोग देख लिए, जो सेक्टोरियल एरिया है उसका जो रेट ऑफ जो है डिस्क्रिप्शन है वो क्या होता है, h/2 होता है, और ये कांस्टेंट है, ये हम लोग देख चुके। अगर t मेरा, t बी द टाइम पीरियड फॉर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है, अगर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड t है तो क्या होगा, तो देखिए, तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, ये होता है πab, और dA/dt क्या होता है, h/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसी का यूज करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो हम लोगों को ये मिलेगा कि dA को हम लिख सकते हैं h/2 dt यहाँ से,
यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये एरिया आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कंप्लीट टाइम पीरियड, अगर टी है तो एच पी बाई टू। अब इस एरिया का वैल्यू क्या होता है, पाई ए बी, इधर ये, तो टी का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 2 पाई ए बी बाई एच, ठीक है। तो इलिप्स के केस में ये हम लोगों को याद रखना है, जो टाइम पीरियड होता है वो क्या हो जाता है, 2 पाई ए बी बाई एच। अब एच स्क्वायर आपका क्या होता है, तो एच स्क्वायर हमारा होता है म्यू इंटू एल, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे रूट म्यू एल लिख देंगे, और एल का वैल्यू क्या होता है, एल का वैल्यू होता है बी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ पे फिर बी स्क्वायर बाई ए भी पुट अप कर देंगे, तो फाइनली जो है वो क्या आ जा रहा है, 2 पाई बाई रूट म्यू ए का पावर 3/2, ठीक है, ये आ जा रहा है। क्योंकि ऊपर भी ए है देखिएगा, और नीचे स्क्वायर रूट में ए है, ठीक है ना, सॉरी, नीचे में सबसे नीचे है, तो पावर आपका ऐड होगा, तो 1 में 1/2 ऐड 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 पाई बाई म्यू ये आपको अलग कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो अब यहाँ से अगर हम लोग स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, तो स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, स्क्वायर करने से आ जाएगा 4, हाँ, ठीक है। तो स्क्वायर करने से क्या आ जा रहा है, t² बाई 4 पाई डिवाइडेड बाई म्यू इंटू ए का पावर क्यूब, ठीक है। ये जो पूरा है ये तो हमारा क्या है, ये हम लोगों का है कांस्टेंट। तो इसको अगर हम लोग यूज करें तो ये बोल सकते हैं कि t² क्या है, प्रोपोर्शनल है ए क्यूब का। अभी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना। आपको एग्जाम में ये अलग से पूछ देता है, इस तरह से क्वेश्चन बनाता है कि शो कीजिए, शो दैट क्या, कि जो टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवोल्यूशन अराउंड जो आपका सेंट्रल ऑर्बिट है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इसका डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट और बॉडी का क्यूब ऑफ डिस्टेंस, किसका, क्यूब ऑफ डिस्टेंस है ना, क्यूब ऑफ डिस्टेंस, जो भी उसका डिस्टेंस होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ए का क्यूब आ रहा है, तो क्यूब ऑफ डिस्टेंस होगा, ठीक है। या क्यूब ऑफ ये आपका सेमी मेजर एक्सिस भी हो सकता है। तो जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, वो डिस्टेंस का क्यूब का प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। तो ये आपको अलग से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड क्यूब डिस्टेंस के क्यूब का प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रूफ कीजिए। तो ये तीनों जो लॉ है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये तीनों लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है, फिर लॉ ऑफ जो सेक्टोरियल एरिया हुआ, और तीसरा ये जो हमारा लॉ ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है, क्या है, हेंस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेंस, ठीक है, इसको काटिए, हेंस स्क्वायर, ये शॉर्ट में लिख दिया गया बहुत, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लिखिएगा, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ लेंथ, ये लेंथ है, ठीक है, ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, है ना। क्योंकि जो इलिप्स है हमारा, तो ये होता है हमारा 2a, ये हमारा मेजर एक्सिस होता है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ क्या है, a है, सेमी मेजर एक्सिस, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो इसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, ये सब रिजल्ट आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम में बिल्कुल इससे आएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वेलोसिटी इन हाइपरबोलिक एंड पैराबोलिक ऑर्बिट, ठीक है। देखिए पारा हाइपरबोलिक ऑर्बिट में क्या होगा, तो हाइपरबोलिक ऑर्बिट का ये हम निकाले थे, ठीक है, क्या आया था, v² इज इक्वल टू होगा म्यू इंटू 2r+1/a। थोड़ा थोड़ा देखिए चेंज करेगा, हम लोग ऊपर में निकाले थे इलिप्टिक का, याद रखिएगा, ऊपर में जो हम लोग निकाले थे रिजल्ट, ठीक है, वो इलिप्टिक का था, ठीक है ना। इलिप्टिक का तो आप जान गए, तो तीन तरह का होता है ना, एक तो हमारा हो गया इलिप्स, ठीक है, इसमें हम लोगों का क्या आया था, इसमें हम लोगों का आया था v² इज इक्वल टू म्यू 2/r-1/a, ये आया था, ये इलिप्स में, ठीक है। अच्छा, अब हाइपरबोला में क्या आएगा, तो हाइपरबोला में ये होता है हमारा हाइपरबोला, ठीक है। तो हाइपरबोला में ई स्क्वायर का वैल्यू चेंज कर जाता है, ये होता है 1+b² बाई a स्क्वायर।
इलिप्स के केस में क्या होता था, ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। ऊपर में हम लोग देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी 1 माइनस, यहाँ पे 1 मिस्टेक है। इलिप्स के केस में ये होता है, क्या होता है इलिप्स के केस में जी, इलिप्स के केस में होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये होता है ना। और हाइपरबोला के केस में क्या हो जाता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसकी वजह से पूरा आपका ये वैल्यू भी चेंज कर जाता है, ई स्क्वायर माइनस 1 बाई एल का, ठीक है। ई स्क्वायर माइनस 1 बाई एल क्या आ जाता है, 1 बाई ए आ जाता है, ठीक है। ओके, और एल तो वही सेम रहता है, सेमी लेटेस्ट रेक्टम क्या है, बी स्क्वायर बाई ए। यहाँ पे भी एल वही रहता है, ठीक है ना। तो एल का वैल्यू तो वही रहता है, लेकिन ये हो जाता है आपका पॉजिटिव, ई स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। और वहां पे आया था निगेटिव, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो वहां पे माइनस ए बाई ए आया था, यहाँ पे प्लस ए बाई ए आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि भी स्क्वायर हाइपरबोला के केस में क्या होगा, 2 म्यू बाई आर से ग्रेटर होगा। और इलिप्स के केस में क्या आया था, इलिप्स के केस में आपको याद होगा कि भी स्क्वायर क्या था, भी स्क्वायर लेस देन था 2 म्यू बाई आर से। तो ये सब रिजल्ट है, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से जब हम लोग पाराबोला में देखते हैं तो पाराबोला में क्या मिलता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए आपके लिए इलिप्स ही है, लेकिन हाइपरबोला और पाराबोला का भी आपको नॉलेज रखना चाहिए, ठीक है। तो पाराबोला के केस में देखिए ये होगा आपका, पाराबोला में आपको पता है कि इसेंट्रिसिटी हमारा 1 हो जाता है। तो भी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर बाई एल इंटू, सिंपली क्या हो जाएगा हम लोगों का, भी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर बाई एल इंटू 2 बाई आर, ठीक है ना। ओके, क्योंकि हम लोगों का जो इसेंट्रिसिटी है वो इसमें 1 हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली 2 म्यू बाई आर, ठीक है। ओके, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंक्लूड कर दिया गया है, इलिप्स के केस में भी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है 2 म्यू बाई आर, देख रहे हैं, ठीक है। ये हाइपरबोला के केस में ग्रेटर देन 2 म्यू बाई आर होगा, और पाराबोला के केस में क्या होगा, भी स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारा 2 म्यू बाई आर। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे एच स्क्वायर का वैल्यू म्यू एल यूज किया गया है, वो आप देख लीजिएगा ना। तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 म्यू बाई आर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझाया जो गया है वो इम्पोर्टेंट है। जनरली जैसे कोई हम लोग अगर जनरल मोशन लेते हैं, जनरल मोशन की बात करते हैं, ठीक है। तो जनरल मोशन जब हम लोग लेंगे तो वहां पे 3 तरह का सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। अबाउट दी पोल, पोल के अबाउट में तो ये वाला केस आएगा, इलिप्स वाला, ठीक है। अबाउट दी टेंजेंट, ये पैराबोला वाला केस आएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग नॉर्मल टू ले लें सेंट्रल फोर्स, तो हमारा फिर ये वाला केस भी हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जब भी जो सिचुएशन होगा उसके हिसाब से हम लोग ये रिजल्ट यूज करेंगे। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सा मैप है, ठीक है, क्वेश्चन डील करने के लिए। इसको भी आप समझ करके अच्छे से रखिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है एक क्वेश्चन है, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टुवर्ड द पोल अंडर विच द, अब देखिए जैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को याद है, क्वेश्चन करने में बहुत आपके लिए आसान रहेगा।
आपको एक कर्व दिया हुआ है आर एन इज इक्वल टू ए इन कॉस एन थीटा, ठीक है। और आपको बोलता है कि आप लॉ ऑफ फोर्स पता कीजिए। कुछ नहीं करना है, कर्व जो दिया हुआ है वहां से आपको डी यू बाई डी थीटा और इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ये निकाल करके जो लॉ ऑफ फोर्स का फॉर्मूला है उसमें डाल देना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले आप आर को 1/u लिखिएगा ताकि हमारा u में आ जाए, ठीक है। तो आर को देखिए दोनों तरफ उल्टा कर दिए हैं तो कॉस हो गया है सेक, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ से हम लोग लॉगरिथम ले लिए, बहुत सिंपल है, ठीक है आपके लिए। लॉगरिथम लेने के बाद डिफरेंशिएशन कर दिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिल जाएगा डी यू बाई डी थीटा, देख रहे हैं। एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन करने आपको आता है, ठीक है। तो आपने डिफरेंशिएशन कर दिया 2 बार, ओके। डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या करना है, दोनों वैल्यू को, ये जो लॉ ऑफ फोर्स का हम लोगों का जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं लॉ ऑफ फोर्स का, कैपिटल P इज इक्वल टू क्या, एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है। और ये इसमें हम लोगों को डबल ऑर्डर डेरिवेटिव यू का वैल्यू डाल देना है, डाल दिए, ठीक है। अब जो हम लोगों का क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन का यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन हम लोगों का क्या था यहाँ पे, देखिएगा तो क्वेश्चन जो था आपका ये था यू एन ए एन का वैल्यू सेक एन थीटा, ठीक है ना। क्या था हम लोग का था यू एन ए एन का वैल्यू क्या था, सेक एन थीटा। तो सॉरी सेक एन थीटा, तो सेक एन थीटा को हटा करके यू एन ए एन, तो स्क्वायर है तो यू टू एन हो जाएगा, ए टू एन हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, u का पावर को आपस में ऐड कर देंगे तो u का पावर 2n+3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए सब कांस्टेंट आ गया है, ये a का पावर 2n है, ओके। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो p है मेरा वो प्रोपोर्शनल आ जा रहा है u का पावर 2n/3 का, और u क्या है 1/r है, यानी p इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r के पावर 2n+3 का। यही लॉ हो गया, ठीक है। तो कितना सिंपल है देखिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो लॉ ऑफ फोर्स वाला क्वेश्चन आप कीजिएगा। देखिए फिर से क्वेश्चन यहाँ पे है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि जो होमवर्क था वो भी ये जो मेरा स्टूडेंट है वो नोट में बना के रखा है। तो पार्टिकल डिस्क्राइब कर रहा है इस कर्व में, तो फिर से आपको लॉ ऑफ फोर्स बताना है। तो सेम टू सेम बनाइए, ठीक है, देखने का जरूरत नहीं है। हाँ, सेम टू सेम बनाइए, बिल्कुल बनेगा। अच्छा चलिए, आपसे बन गया होगा, ठीक है। अगर मिलाना चाहते हैं तो मिला लीजिएगा, क्योंकि ये भी अपने से बनाया था, तो आपको भी चाहिए कि आप भी अ, खुद से बनाएं। कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको यू का डिफरेंशिएशन करना है 2 ऑर्डर तक थीटा के रिस्पेक्ट में, और जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को उठा करके जो लॉ ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ओके। लॉ ऑफ फोर्स का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोगों को डाल देना है। लॉ ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है। लॉ ऑफ फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, यही ना होता है, इस पूरे में डाल देना है, ठीक है। कुछ करना नहीं है, ठीक है। अभी सिंप्लीफाई पूरा नहीं किया हुआ है तो ये आपका काम ही, आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा जैसे ऊपर में किया गया था, ठीक है। उसी तरीके से ये भी सिंप्लीफाई होगा और इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। कर लीजिएगा इसको, जहां तक जा पाइएगा करने की कोशिश कीजिएगा। सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं तो इतना तो आप लोगों से होना ही चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टूवर्ड द पोल अंडर विच फॉलोइंग कर्व आर डिस्क्राइब। तो एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, दो दो तरह का कर्व बन रहा है। अब ये देखिए पेडल फॉर्म में है, तो पेडल फॉर्म में है ये दोनों, तो हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ फोर्स के लिए क्या करेंगे, पेडल फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो पेडल फॉर्म वाला फॉर्मूला क्या था वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पेडल फॉर्म का फॉर्मूला था, हम लोग इसको यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि आप का पी स्क्वायर का वैल्यू ए आर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए पेडल फॉर्म क्या होता है हम लोगों का, जो हम लोगों का पेडल फॉर्म है वो होता है कैपिटल P इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई स्मॉल p क्यूब डी स्मॉल p बाई डी आर।
ठीक है, ये लॉ ऑफ फोर्स है, लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, बाय लॉ ऑफ फोर्स इन पेडल फॉर्म, पेडल फॉर्म में यही है। ठीक है, ये अब उन्होंने याद किया है। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो कैपिटल पी रहेगा, ये कैपिटल पी है। ठीक है, इसके नीचे देखिए लाइन दे दिया जाता है, तो ये भी एक तरीका है, अगर दोनों पी एक जैसा लग रहा है तो। ठीक है, तो ऐसे दे देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए डीपी बाई डी आर। ठीक है, तो डीपी बाई डी आर का जो वैल्यू आया है वो यहाँ पे पुटअप करना है यहाँ पे, और ये एच स्क्वायर बाई पी, क्योंकि ये पहले से है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी का पावर 4 हो जाएगा। ये पी के नीचे लाइन दे देते हैं तो ये भी चलता है, ये कैपिटल पी है, ये हमारा फोर्स है। ठीक है, इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, तो फिर ये जो P है इसका वैल्यू ये आ जा रहा है ना। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो एच स्क्वायर बाई ये आ जा रहा है, सब कांस्टेंट को हटा दीजिएगा तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो बहुत सिंपल है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, अगर आता है लॉ ऑफ फोर्स का क्वेश्चन तो हम लोग पूरा उम्मीद करेंगे कि आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा वाला आप खुद से बनाइए, पूरा देखने का जरूरत नहीं है, वीडियो को आप पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, कुछ करना नहीं है। जो पेडल फॉर्म है, पेडल फॉर्म के लिए जो लॉ ऑफ फोर्स का फॉर्मूला है जो अभी हम बताए आपको, उसमें आपको क्या करना है, डीपी बाई डी आर का डेरिवेटिव निकाल करके पुटअप कर देना है। ठीक है, तो आ जाएगा काफी आसानी के साथ में। हाँ, चलिए ठीक है। तो लॉ ऑफ फोर्स वाला जो भी चैप्टर था, उससे जो रिलेटेड था वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये जो एप्स है इसको फिर हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।